हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। हमारा हर कदम आपको सफलता दिलाने की ओर है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य ही है वो आपकी सफलता है। और अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपनी मेहनत करनी होगी दोस्तों। जितना अच्छा संघर्ष होगा, जितनी अच्छी मेहनत होगी, उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगा। बशर्ते सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। तो कभी भी मेहनत को पीछे नहीं छोड़ना है। संघर्ष को हाथ में थाम कर कड़ी मेहनत के साथ आपको अगर संघर्ष कर लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप किसी वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। विद द सक्सेस माइंड @एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है। आपको मैं यकीन दिला दूं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। इसलिए द सक्सेस पॉइंट से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कीजिए और सिलेक्शन पाइए। चलिए देखते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपका विकल्प है इबेरियन पठार, पैटागोनियन पठार, लारेंटियन पठार, अनातोलियन पठार। किस पठार को प्यारे दोस्तों कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, विकल्पों को देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि प्रश्न आप पढ़े हुए होते हैं लेकिन क्या होता है उसका दूसरा नाम मिल जाता है, या तो क्वेश्चन को घुमा देता है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और उत्तर लगाइए दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठें ताकि ये जान पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। इरेबियन पठार, पैटागोनियन पठार, लारेंटियन पठार, अनातोलियन पठार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, लारेंटियन पठार। क्या होगा, लारेंटियन पठार, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। लारेंटियन पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है दोस्तों, ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लारेंटियन पठार कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है लारेंटियन पठार। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मौत की सड़क के नाम से प्रसिद्ध युंगास रोड किस देश में स्थित है। युंगास रोड जो है वो मौत की सड़क के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि ये किस देश में स्थित है। विकल्प है पराग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया। मौत की सड़क के नाम से प्रसिद्ध युंगास रोड किस देश में स्थित है। विकल्प क्या है, पराग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, लाजवाब प्रश्न है। तो मौत की सड़क के नाम से किसको जाना जाता है। आपको बता दूं कि नॉर्थ युंगास रोड, जिसे डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है, ये बोलीविया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, बोलीविया में स्थित है। यह सड़क लापाज से कोराइको तक जाती है और अपनी खतरनाक ढलानों और मोड़ों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये स्थित कहाँ है, बोलीविया में स्थित है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागेरा झरना किस देश में स्थित है। विकल्प है युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, नाइजीरिया। कागेरा झरना किस देश में स्थित है। युगांडा में, तंजानिया में, बुरुंडी में, नाइजीरिया में। दोस्तों कागेरा झरना किस देश में स्थित है। युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, नाइजीरिया। तो ये बुरुंडी में स्थित है। और बुरुंडी कहाँ पड़ता है, मध्य अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, मध्य अफ्रीका में स्थित है बुरुंडी। और कागेरा झरना कह लीजिए या कागेरा जलप्रपात कह लीजिए दोस्तों। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। तो कागेरा जलप्रपात या कागेरा झरना कहाँ स्थित है? तो बुरुंडी में स्थित है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? स्थल मंडल का संयोजन है। स्थल मंडल किसका संयोजन है? ऊपरी कोर और निचला कोर, ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग, या फिर मेंटल और कोर। तो आपको बताना है कि जो स्थल मंडल है ये किसका संयोजन है। बात समझ में आ रही दोस्तों? लाजवाब प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही देखने को मिल सकता है। इनको पढ़िए, समझिए और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कीजिए, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ केंद्रित करने का रहता है कि आप ये जान पाएँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता हो आपने टॉपिक पढ़ा हो, उसके अलावा अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत हो। तो प्यारे दोस्तों, हर तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हर हालत में हो जाए। तो स्थल मंडल का संयोजन है, आपको ये बताना है स्थल मंडल किसका संयोजन है। तो आपको बता दूं, स्थल मंडल जो है वो क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होता है दोस्तों। क्या होता है? क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और स्थल मंडल पृथ्वी की बाहरी ठोस परत होती है जिसमें भूपटल और ऊपरी मेंटल का कठोर भाग शामिल होता है। यही परत टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण करती है। ये जो स्थल मंडल होता है, यही पर प्यारे दोस्तों टेक्टोनिक परतों का भी निर्माण करती है। ठीक है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? स्रोकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या गर्म और शुष्क हवा है, या गर्म और नम हवा है, या ठंडी और नम हवा है, या प्रशांत महासागर में चलने वाली सर्दियों की हवा है। तो स्रोकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही दोस्तों? सिरोको की बात करें तो सहारा मरुस्थल से उठने वाली ये गर्म और शुष्क हवा होती है जो दक्षिणी यूरोप यानी कि इटली, स्पेन और भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचती है। यह धूल और रेत लेकर आती है तथा मौसम को गर्म और धुंधला बना देती है। तो इस लिहाज से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो भैया दोस्तों, ये गर्म और शुष्क हवा होती है, यानी कि आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। इस लिहाज से ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? यदि स्थान x और स्थान y दोनों भूमध्य रेखा पर स्थित हैं और 18,520 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके देशांतरों के बीच लगभग कितना अंतर होगा? बात समझ में आ रही दोस्तों? प्रश्न है, यदि स्थान x और y दोनों भूमध्य रेखा पर स्थित हैं और 18,520 किलोमीटर की दूरी पर दोनों स्थित हैं, तो उनके देशांतरों के बीच लगभग कितना अंतर होगा? पृथ्वी की भूमध्य रेखा से परिधि कितनी है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये होता है 40,075 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये परिधि है। 360 डिग्री देशांतर बराबर इतना होता है, तो एक देशांतर की दूरी कितनी होगी? तो यानी 40,075 को अगर आप 360 से भाग देते हैं तो आता है 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा दोस्तों? और अब क्या करना है देखिए, और इसमें दिया हुआ है दूरी। पहले आप क्या करेंगे? परिधि को देशांतर से भाग देंगे, फिर देशांतर को उसके बाद जो आपका देशांतर आ जाएगा, उस देशांतर को उसकी किलोमीटर दूरी जो दी हुई है उससे डिवाइड करेंगे। तो आंसर लगभग आएगा आपका 166। कितना आएगा? 166, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पहले इसको 360 डिग्री से भाग दीजिए, फिर जो आएगा उसको 18,520 को उतने से भाग दीजिए। कितने से? यानी 111.32 से भाग देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 166 डिग्री। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि x और y दोनों स्थान भूमध्य रेखा पर स्थित हैं और ये 18,520 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके देशांतरों के बीच में लगभग कितना अंतर होगा? तो अंतर होगा 166 डिग्री का। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट होगा प्यारे दोस्तों। और उनके बीच की जो देशांतर के बीच का अंतर कैसे निकलेगा? तो 8,520 को अगर हम भाग देते हैं 111.32 से, तो आपका लगभग 166 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न क्या है? बहिर्वेधी यानी अंतर्वेधी चट्टानें निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती हैं? अग्नि चट्टानें,
अवसादी चट्टानें, कायांतरी चट्टानें या उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अंतर्वेदी या बहिर्वेदी चट्टानें निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती हैं? अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरी चट्टानें, उपरोक्त में से कोई नहीं? वैसे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल से जुड़िए, प्रश्नों को लाभ उठाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दोस्तों, क्योंकि जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो IAS के एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS के एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी को ध्यान में रख कर ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो अगर आप चाहें दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगी, लोगों को भी देखने में मज़ा आएगी दोस्तों, और उनको भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है दोस्तों कि जितना आप किसी को बांटेंगे उतना आपको मिलेगी। तो बहिर्वेदी चट्टानें निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं अग्नि चट्टानें दोस्तों। कैसी होती हैं? अग्नि चट्टानें होती हैं। और अग्नि चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी यानी इंट्रसिव, दूसरी होती है बहिर्वेदी यानी एक्सट्रेसिव। तो अंतर्वेदी होती है जो पृथ्वी के भीतर मैग्मा धीरे धीरे ठंडे होने से बनती है, दूसरी होती है पृथ्वी की सतह पर लावा के तेज़ी से ठंडे होने से बनती है। यहाँ पे अग्नि चट्टानें होगा तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? आयो, कैलिस्टो, यूरोपा, टाइटन। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? टाइटन की बात करें तो टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, जबकि आयो की बात करें, कैलिस्टो की बात करें, यूरोपा की बात करें तो ये बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह माने जाते हैं। ठीक है, आयो, कैलिस्टो, यूरोपा ये बृहस्पति के उपग्रह हैं, जबकि पूछ रहा है कि बृहस्पति का उपग्रह नहीं है तो वो है टाइटन। क्यों? क्योंकि टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह होता है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टाइटन किसका उपग्रह होता है? तो ये शनि का उपग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, टाइटन जो होता है ये शनि का उपग्रह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर दोपहर होगी तो कितने डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? समझ में आ रहा है दोस्तों? जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर दोपहर होगी तो कितने डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? 165 डिग्री पूर्व के साथ, 67 डिग्री 30 मिनट पश्चिम के साथ, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम के साथ, 82 डिग्री 30 डिग्री पश्चिम के साथ। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 67 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर के साथ जो है सुबह के 6:30 बजे होंगे। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। प्रश्न है, पाक खाड़ी निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। बात समझ में आ रही है दोस्तों? पाक खाड़ी की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित होती है। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो पाक खाड़ी क्या होती है? ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं? विकल्प है बाल्टिक सागर कह लीजिए, काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से किस सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है? आपके विकल्प हैं बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर। तो बता दूं दोस्तों, बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में स्थित है। यह एक ठंडा अंतर्देशीय सागर है जो स्थिर टेक्टोनिक प्लेट क्षेत्र में स्थित आता है। यहाँ कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं।
जबकि काला सागर हो गया, कैरेबियन सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, यहाँ आसपास के क्षेत्रों में भूकंपीय ज्वालामुखी गतिविधि देखी जा सकती है। तो उत्तर पूछ रहा है कि इस सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि निम्नलिखित में से किस सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं? तो वो बाल्टिक सागर है जिसमें विस्फोट नहीं होता है। तो ए विकल्प सही हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? किंगमैन रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, लैंसडाउन बैंक, लायरा रीफ। बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपने इसको रटा भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है दोस्तों? द ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान ले तो बेहतर होगा। ये जो है इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और अगर संरचना से मिलकर लंबी और 2900 से अधिक प्रवाल संरचनाओं से मिलकर बनती है, ठीक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2300 किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बेहतरीन गहरे पानी का आश्रय स्थल है? विकल्प क्या है? कैमरान खाड़ी, अलेक्जेंडर खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कोरिया खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बेहतरीन गहरे पानी का आश्रय स्थल है? कैमरान खाड़ी, अलेक्जेंडर खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कोरिया की खाड़ी। तो आपको बता दूं दोस्तों, रैम खाड़ी जो है वो वियतनाम के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यह अपनी गहरी, सुरक्षित और प्राकृतिक रूप से संरक्षित बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह भी माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैमरान खाड़ी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करें कि कैमरान खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये वियतनाम के तट पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। वियतनाम तट पर स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धीमी प्रेग्लेशियल सॉलिफ्लेक्शन का प्रकार नहीं है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धीमी पेरिग्लेशियल सॉलिफ्लेक्शन का प्रकार नहीं है? ए विकल्प है सेलिफ्लेक्शन, स्टोन लेटिस, कास्ट क्रीप, प्लग जैसा प्रवाह। प्रश्नों को देखिए दोस्तों, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा प्लग जैसा प्रवाह, ठीक है। सॉलिफ्लेक्शन ठंडे क्षेत्रों में पिघलती बर्फ के कारण मिट्टी के धीरे धीरे नीचे की ओर बहने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा प्रकार नहीं है, यही पूछ रहा है। तो प्लग जैसा प्रवाह नहीं है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ स्थायी रूप से जमे हुए पीट कोर वाले पीट टीले हैं? हॉमॉक्स, थर्मोकास्ट झीलें, लिथालसा, पल्सा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ स्थायी रूप से जमे हुए पीट कोर वाले पीट टीले होते हैं? हॉमॉक्स, थर्मोकास्ट झीलें, लिथालमा, पल्सा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पल्मा। क्या होगा? पल्मा। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। और पल्मा की बात करें तो विशेष रूप से फिनलैंड, कनाडा और साइबेरिया में पाई जाती है दोस्तों। पल्सा जो पाई जाती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फिनलैंड, कनाडा और साइबेरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये टुंड्रा भूमि आकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें तो ये ऊपर पिट या मिट्टी की परत होती है। अगला प्रश्न, जल परिवहन सामग्री के त्रिभुजाकार जमाव को क्या कहते हैं? टोर, जलोढ़ पंखा, हिमोड़, ड्रमलिन। जल परिवहन सामग्री के त्रिभुजाकार जमाव को क्या कहा जाता है? जब नदी
पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है तो उसकी गति अचानक घट जाती है। वह अपने साथ लाई हुई सामग्री को जमा देती है। यह जमाव त्रिभुजाकार या पंखे के आकार में होता है, जिसे जलोढ़ पंखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंखा कहा जाता है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपने क्या देखा दोस्तों कि जल परिवहन सामग्री के त्रिभुजाकार जमाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जलोढ़ पंखा। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि घुलनशील चट्टानों के विघटन से निर्मित भू आकृतियों को क्या कहते हैं? नदी भू आकृतियाँ, प्रभाव भू आकृतियाँ, झीली भू आकृतियाँ, कार्स्ट भू आकृतियाँ। घुलनशील चट्टानों के विघटन से निर्मित भू आकृतियों को क्या कहा जाता है? उन क्षेत्र ये जो आकृतियों की बात की जा रही है दोस्तों, जिसका सही उत्तर होगा वो आकृतियाँ उन क्षेत्रों में बनती हैं जहाँ घुलनशील चट्टानें, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जो इन चट्टानों को घोल देता है। इनसे बनने वाली प्रमुख आकृतियाँ सिंखोल, गुफाएं, ये सब होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कास्ट भू आकृतियाँ। कास्ट भू आकृतियाँ। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि पैन होल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पैन होल है ना दोस्तों, यह एक उथला गड्ढा या बेसिन होता है। सपाट या धीरे से ढलान वाली संयुक्त चट्टानों से बदल जाता है। या एक चट्टान दीवार है जो पाद क्षेत्र में एक अवतलता में सहज संक्रमण के साथ है। यह एक बड़ी गुंबद के आकार का होता है, बड़ी किनारों वाली, बिना बालों वाली चट्टान होती है। यह एक छोटी और कोमल पहाड़ी है जिसमें गोल अवशिष्ट ब्लॉकों से युक्त एक आधारशिला कोर होती है। तो आपको बताना है कि पैन होल के बारे में कौन सा कथन सही है। पैन होल की बात करें तो पैन होल को रन बेसिन या वेदरिंग पिट भी कहा जाता है। ये कठोर चट्टानों यानी वर्षा के जल और अपरदन के कारण बनने वाले उथले गोल गड्ढे या बेसिन होते हैं। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस जल निकाय में बहरीन साम्राज्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस जल निकाय में बहरीन साम्राज्य स्थित है? ओमान की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में या फिर लाल सागर में? बहरीन साम्राज्य कहाँ स्थित है? तो बहरीन एक द्वीप राष्ट्र है दोस्तों, जो फारस की खाड़ी में स्थित है। यह सऊदी अरब के पूर्व और कतर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह खाड़ी के मध्य में छोटे द्वीपों के समूह से मिलकर बना होता है। तो फारस की खाड़ी उत्तर होगा। बहरीन साम्राज्य फारस की खाड़ी में स्थित है। पहले दोस्तों आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बांग्लादेश केवल 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। निम्नलिखित में से वो 2 देश कौन से हैं? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार। बांग्लादेश के चारों ओर मुख्यतः भारत है, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व में इसकी एक छोटी सीमा म्यांमार से लगती है, दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी। इसलिए बांग्लादेश केवल भारत और म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार दोस्तों ये रहा होगा साथ में। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा देश बोत्सवाना के साथ सीमा साझा नहीं करता? बस समझ में दोस्तों, कौन सा देश है जो बोत्सवाना के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बोत्सवाना की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है बोत्सवाना? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थलबद्ध देश होता है। इसके पड़ोसी देश उत्तर में जाम्बिया, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे, दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका है, पश्चिम उत्तर में नामीबिया है। अतः तंजानिया जो है इसकी सीमा साझा नहीं करता है। पूछ रहा है कि बोत्सवाना के साथ सीमा साझा नहीं करता तो तंजानिया है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों ऐसे ही शानदार प्रश्नों को पढ़ते रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ ही आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इससे जुड़िए दोस्तों, लाभ उठाएं और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दें
कि आप इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। अगला प्रश्न क्या है, जैस्पर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? कनाडा, USA, मैक्सिको, अर्जेंटीना। तो जैस्पर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जैस्पर नेशनल पार्क जो है वो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। कनाडाई रॉकी पर्वतों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। तो जैस्पर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कनाडा में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोस्टोक झील, ओनेगा झील, टिटिकाका झील, तैमीर झील। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील होती है दोस्तों वोस्टोक झील। कौन सी? वोस्टोक झील। ठीक है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है उपहिम झील। ठीक है दोस्तों, वोस्टोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी उपहिम झील है। यह लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत के नीचे स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग बात करें अगर वोस्टोक झील का क्षेत्रफल कितना होता है तो 12,500 वर्ग किलोमीटर। 12,500 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, सो वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर, तो 12,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एकाकागुआ, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो। ये तो आसान है दोस्तों, आपने कई बार पढ़ रखा है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत होता है माउंट मैकिनले। कौन सा होता है दोस्तों? माउंट मैकिनले। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये स्थित कहाँ है? तो ये अलास्का में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो ये अलास्का में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ये अलास्का में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6,190 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, पोपोकाटेपेटल एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विकल्प है इथियोपिया, मैक्सिको, जापान, इटली। तो पोपोकाटेपेटल की बात करें तो एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है जो मैक्सिको में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, मैक्सिको में स्थित है। ये मैक्सिको में स्थित है, लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नाम नाहू आतल भाषा में धुआं तोड़ने वाला पहाड़ का नाम कहा गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,426 इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, ये मैक्सिको का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए और लोगों को भी ये प्रश्न शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि जब वो सिलेक्शन होंगे तो उनको दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए और आपका भी सिलेक्शन होगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर सुबह के 11 बजे। हमारा डिस्कशन चलता है भूगोल पर। दोपहर 2 बजे संविधान से संबंधित प्रश्न आप ले सकते हैं, और रात में 8:05 पे आप हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो तीनों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।